घमंडी सास, मासूम बहू। रीमा की शादी होकर बस 2 ही दिन हुए थे। रीमा का पति सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था। वो रसोई में खाना बना रही थी कि इतने में उसकी सास रागिनी, जो बहुत ही घमंडी थी, उसे आवाज देती है। रीमा, ओ रीमा, कहाँ मर गई? जी सासू माँ, रसोई में हूँ, आ रही हूँ। रीमा रागिनी के पास आती है। देख रीमा, तेरे पति को एक जरूरी काम पड़ गया है। उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तू अपने पिता के घर जाकर ले आ। माँ, शादी हुई बस 2 ही दिन हुए हैं। अभी उन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वैसे मेरे पिताजी से मैं क्यों पैसे मांगू? इतने में रीमा का पति पुनीत वहां आता है। जितना माँ ने कहा है बस उतना करो, उससे ज्यादा तुम्हें सवाल करने की जरूरत नहीं है, समझे? रीमा अपने पति के इस बर्ताव से एकदम से चौंक जाती है और अपने पिता को फोन करके सारी बात बताती है। उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हारी शादी होकर 2 दिन भी नहीं हुए, अभी मैं फिर से इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर रीमा का पिता फोन रख देता है। रीमा के पिता राहुल एक प्राइवेट दफ्तर में काम करते थे। रीमा की मां की मौत के बाद उन्होंने शिल्पा नाम की एक विधवा से दूसरी शादी कर ली। शिल्पा रीमा पर बहुत ही जुल्म करती थी। यह देख राहुल ने सोचा कि अगर रीमा की शादी हो जाएगी तो वो ससुराल में सुखी रह पाएगी। यूं उसने रीमा की शादी पुनीत से कर दी। शिल्पा राहुल और रीमा की बात सुन लेती है। अरे, शादी होकर 2 दिन भी नहीं हुए, अभी से पैसे मांगने लगे। देखिए, आप साफ साफ उनसे कह दो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इधर रीमा के घर पर रागिनी कहती है, अरे रीमा, ओ रीमा, कहाँ मर गई? जी माँ जी। अरे, कहाँ मर गई? कब से आवाज दे रही हूँ, सुना ही नहीं देता? देख, तू यहाँ सारे काम छोड़ जल्दी से अपने मायके जाकर अपने पिताजी से पैसे मांग कर ला। माँ जी, शादी होकर 2 दिन हुए हैं। अभी अगर मैं पुनीत के बगैर मायके जाऊंगी तो आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? यो, तुझे आस पास पड़ोस वाले की बहुत चिंता लगी हुई है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, जितना माँ कहती है बस उतना करो। जाओ, जाकर पैसे ले आओ। रीमा अपने मायके जाती है पर राहुल घर पर नहीं था। तब शिल्पा कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? रीमा सारी बात अपनी माँ को बताती है। यह सुनकर शिल्पा कहती है, पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं जो तेरे ससुराल वाले मांगते ही तुझे तोड़ कर दे दूं? तेरी शादी करके पहले से ही तेरा बाप बर्बाद हो चुका है। अब तो अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर यूं मुंह उठाकर मत चली आना, समझी? वैसे एक और बात है, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बर्तन और कपड़े धो नहीं पाई, थोड़ा साफ करके चली जाना। रीमा बेचारी उदास होकर सारे बर्तन और कपड़े साफ करके अपने ससुराल जाती है। ले आई पैसे? माँ जी, पिताजी घर पर नहीं है। अच्छा, तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं तेरे पुराने आशिक से गुलछर्रे तो नहीं उड़ाने गई थी? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे, तेरा बाप घर पर नहीं था तो उसके आने का तो इंतजार करना था, या फिर उसे फोन करना था। यूं खाली हाथ क्यों लौट आई? ये कहकर वो दोनों माँ और बेटा रीमा को पीटने लगते हैं। बेचारी को खाना तक नहीं डालते। वो उस रात भूखी सो जाती है। अगले दिन सुबह रीमा की ननद पिंकी अपनी माँ से मिलने आती है। रीमा रसोई में काम कर रही थी। पिंकी रीमा के कमरे में जाती है और रीमा का सोने का हार चुरा लेती है और थोड़ी देर अपनी माँ से बातें करके वहां से चली जाती है। पुनीत रीमा से सोने का हार पूछता है। रीमा सारी अलमारी ढूंढ लेती है पर उसे हार नहीं मिलता। ये देख रागिनी, देखो तो सही, कितनी भोली बन रही है। मुझे तो लग रहा है कि इसने वो हार अपने मायके वालों को दे आई होगी। नहीं, कल मैं ये हार अपने गले में डालकर नहीं गई थी। सुबह भी हार यही था। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि हमने वो हार चुरा लिया है और तुझ पर झूठा इल्जाम डाल रहे हैं? अरे माँ, क्यों तू इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही है? इसे धक्के मारकर घर से निकाल दो
और तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या देख रही है? हार और पैसे दोनों लेकर ही इस घर में वापस आना, नहीं तो अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। देखिए प्लीज, मुझे मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं हार के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे बनकर अपनी बकवास। लाखों रुपए मुझ पर न्यौछावर करने के लिए कई सारी लड़कियां खड़ी है। वो तो मेरी किस्मत फूटी थी कि मैंने तुझ जैसे फटीचर से शादी कर ली। ये कहकर दोनों माँ और बेटा रीमा की खूब पिटाई करते हैं। रीमा को धक्के मारकर वो घर से बाहर निकाल देते हैं। रीमा फिर रोते हुए अपनी मायके जाती है। शिल्पा रीमा की हालत को देख मन ही मन में बहुत खुश होती है। लगता है ससुराल वालों ने अच्छी खासी पिटाई की है मनोज की। राहुल रीमा की हालत को देखकर तड़प उठता है। रीमा सारी बात राहुल को बताती है। ये सुनकर राहुल सदमे में चला जाता है। अरे तू तो मनहूस है, अब यहाँ क्यों आई है मेरा घर उजाड़ने? चल निकल जा यहाँ से। रीमा को कहा जाए क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। वो नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। सुबह से शाम तक नदी के किनारे भूखी प्यासी बैठी रहती है। रात हो गई थी कि तभी रीमा की दोस्त पीहू अपने कार में उस ओर से गुजरती है। वो रीमा को देखकर अपनी कार रोकती है और उसके पास जाकर पूछती है, अरे रीमा, तू यहाँ क्या कर रही है? रीमा पीहू को देखकर रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर पीहू रीमा को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने बुटीक में काम देती है। रीमा अपनी हुनर और काबिलियत से एक नई जिंदगी शुरू करती है और बस कुछ ही समय में बेस्ट फैशन डिजाइनर का खिताब भी लेती है। देखा रीमा, हम लड़की अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। आज तुम कई सारी लड़कियों के लिए आदर्श हो। नितिन एक गरीब मछुआरा था। वो समुंदर से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता था और आए हुए पैसों से अपना और अपनी पत्नी का पालन पोषण करता था। रश्मि बहुत ही घमंडी और लालची इंसान थी। उसके सर पर हमेशा पैसों का भूत सवार रहता था। नितिन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पर रश्मि उसे बार बार गरीब होने का एहसास दिलाती थी। एक दिन नितिन मछलियां बेचकर घर आता है। रश्मि, थोड़ा चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, बड़े आए लाड साहब, जो तुम्हारे आते ही चाय का प्याला लेकर दहलीज में खड़ी रहूं। गरीब कही के, जाओ जाकर खुद चाय बना लो। नितिन खुद जाकर चाय बना लेता है कि तभी रश्मि की पड़ोसन विमला आती है। रश्मि, घर पर मेहमान आए हुए हैं, चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी चीनी है तो दे देना। हाय रे मेरी किस्मत, एक तो पति फटीचर, ऊपर से मेरे पड़ोसी भी फटीचर। देखो चीनी मिनी कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, गरीब कही के। विमला उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नितिन और रश्मि की मैरिज एनिवर्सरी थी। नितिन रश्मि के लिए साड़ी लाता है। रश्मि, ये लो साड़ी, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लाया हूँ। ये साड़ी पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। हाँ, मैं आज का ये मनहूस दिन कैसे भूल सकती हूँ। मेरा पाला तुम जैसे भुक्कड़ और भटीचा से जो पड़ा है। लाओ दिखाओ साड़ी। नितिन रश्मि को साड़ी देता है। रश्मि वो साड़ी देखकर, छी कितनी घटिया साड़ी है, 200-300 की होगी। वैसे इससे ज्यादा भी मैं तुमसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ, गरीब कही के। ये कहकर वो साड़ी को दूर फेंक देती है और नितिन उदास हो जाता है। अगले दिन सुबह नितिन की माँ नितिन से मिलने घर आती है। नितिन अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है। अरे माँ, कैसी हो? मुझसे कह दिया होता तो मैं तुम्हें लेने खुद आ जाता ना। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। सारा घर गंदा पड़ा था। ये देख नितिन की माँ कहती है, ये क्या, घर इतना गंदा पड़ा है, बहू कहाँ है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नितिन हिचकिचाते रह जाता है। माँ, वो सो रही है,
तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। माँ नितिन का चेहरा देखकर समझ जाती है। आखिर माँ जो ठहरी, माँ की आंखों से बेटे का दर्द छुपा नहीं जाता। बेटा रुक जा, आज चाय मैं बनाती हूँ। वैसे मेरी हाथ की चाय पीकर तुम्हें बहुत वक्त हो गया है ना। माँ रसोई में जाती है। सारी रसोई गंदी पड़ी थी। माँ जल्दी जल्दी से सारी रसोई साफ कर देती है। नितिन के लिए चाय बनाती है। वो झाड़ू पोछा करती है, बर्तन साफ करती है और खाना भी बना देती है। इतने में रश्मि आती है। वो घर को साफ देखकर चौंक जाती है। उसकी नजर नितिन की माँ पर पड़ती है। अरे तुम कब आई? तभी तो मैं सोचूं कि ये घर इतना साफ क्यों है। अच्छा किया जो साफ कर दिया। उसी हाथ से थोड़ा खाना भी बना देती तो अच्छा होता। खाना बन गया है बहू। अच्छा ठीक है। वैसे वापस कब जा रही हो तुम? बहू, ये कोई तरीका होता है अपने सास से बात करने का? तुम्हें इतना भी घमंड शोभा नहीं देता। ओ हो, नखरे तो देखो इस फटीचर की माँ के। बड़ी आई मुझे तरीका सिखाने वाली। देखो तुम्हारा बेटा कोई अमीर ज्यादा नहीं है जो मेहमानों की खातिरदारी कर सके। अब तुम जा सकती हो। अरे रश्मि, ये क्या कर रही हो? वो मेरी माँ है, थोड़ा तमीज से बात करो। अच्छा जी, अब चींटी के भी पर निकल आए। देखो मैं तुमसे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, समझे? तुम्हारी माँ को ले जाकर छोड़ दो। नितिन उदास हो जाता है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। रश्मि का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन रश्मि घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अरे मर गई, मेरा पैर, हे भगवान। नितिन भागा भागा आता है और रश्मि को हॉस्पिटल ले जाता है। इनके पैर में बहुत गहरी मोच आई है। इन्हें 2-3 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट देना होगा। नितिन रश्मि को घर लाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। ये बात नितिन की माँ को पता चलती है। वो तुरंत रश्मि से मिलने आती है। रश्मि अपनी सास को देखकर, अच्छा आ गई आप। अब तो आप दोनों माँ बेटा मेरी इस हालत को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या कोई माँ अपनी बेटी की तकलीफ को देखकर खुश हो सकती है? मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। रश्मि ये सुनकर एकदम से रो पड़ती है। माँ जी, नितिन, मुझे माफ कर दो। घमंड से मैं अंधी हो गई थी। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये मैं जान चुकी हूँ। मेरी घमंड की वजह से मैंने न केवल अपनों का दिल दुखाया बल्कि आस पड़ोस वालों का भी दिल दुखाया। इसीलिए आज मेरी इस हालत पर कोई भी पड़ोसी मुझसे मिलने नहीं आया। इतने में उसके पड़ोसी विमला और गायत्री वहां आते हैं। अरे रश्मि, किसने कहा कि तुम्हारे पड़ोसी तुमसे नाराज है? अगर नाराज होते तो तुमसे मिलने थोड़ी ना आते हम यहाँ। रश्मि सबसे माफी मांगती है। उस दिन से रश्मि अपने घमंड को छोड़कर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। नीति: घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, उसके अस्तित्व को मिटा देता है। इसलिए किसी को भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए।